नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन 2 और 4 वीडियो अपलोड करने का आपसे वादा किया हूं। ये संक्षिप्त वीडियो 10 से 12 या 15 मिनट का होता है, जिसमें मैं 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जिक्र करता हूं। ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसको स्टैटिक्स का एक तरह से नया रूप दिया गया है। अगर आपको संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को देखें, 2-3 बार देखें। संक्षिप्त जानकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मुझे एक बूस्ट मिले कि मैं और इस तरह के वीडियो बनाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों को भेजें। चलिए मैं आपको 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स से परिचय कराता हूं। पहला टॉपिक है रेपो रेट से संबंधित। इससे एक टेक्निकल प्रश्न बनाया जाएगा जो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अक्सर वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, रेपो रेट में अगर 50 बेसिस पॉइंट यानी 50 आधार अंक की वृद्धि कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो इस पे क्या प्रभाव होने की संभावना हो सकती है। पहला थिंकिंग कीजिए कि संभावना है, होगा नहीं ये नहीं। 50 बेसिस पॉइंट यानी इसका मतलब आप समझते हैं 50 बेसिस पॉइंट का 100 बेसिस पॉइंट मैंने 1%, 50 बेसिस आधा परसेंट अगर वृद्धि हो जाए, अगर सपोज रेपो रेट अगर 3% है तो 3.5% हो जाएगा रेपो रेट, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखिए, टेक्निकली रूप से आपको मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी यानी जिसको राजकोषीय नीति बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको पता है। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा होती है, मतलब उसके द्वारा सरकार क्या खर्चा करेगी, कहां से कमाएगी, दोनों में कैसे बेहतर संतुलन होगा। उसी प्रकार से केंद्र बैंक अर्थात आरबीआई का एक महत्वपूर्ण भूमिका मौद्रिक नीति को लेकर होता है कि मौद्रिक नीति को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे इन्फ्लेशन और विकास के बीच एक संतुलन बनाया जाए, कैसे बाजार में यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो संचालन होता है या एक तरह से तरलता की जो मात्रा होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। इसके लिए एक कंसेप्ट है मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसको एक तरह से नया स्वरूप दिया गया 2016 में। लेकिन संक्षिप्त जान लीजिए कि आप मौद्रिक नीति से संबंधित बहुत से मुख्य बिंदु जैसे कि आपको पढ़ना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, उसके बाद बेसल नॉर्म्स, कुछ संबंधित बातें हैं। ये मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेपो रेट की। जैसे आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इस इन्फ्लेशन के अपोजिट डी इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या मुद्रा के प्रभाव, मुद्रा के मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आपको समझ में आएगा तरलता का कंसेप्ट। लिक्विडिटी इज सिंपल थिंग्स। अगर बाजार में तरलता ज्यादा है तो स्वाभाविक है सभी के पॉकेट में पैसा है, पैसा गर्म है, लोग गर्मा गए हैं, तो अधिक से अधिक चीजों का मांग करेंगे। अगर वो चीज अगर निश्चित मात्रा में बाजार में उपलब्ध नहीं हो तो निश्चित रूप से उस चीज की मांग बढ़ जाएगी, और उस चीज का मांग बढ़ने से मांग का नियम कहता है कि किसी भी चीज का कीमत अगर बढ़ता है तो उसका मांग का नियम यह कहता है कि कीमत बढ़ने से डिमांड घट जाएगी। लेकिन यहाँ अपोजिट हो रहा है कि वस्तुएं ही नहीं है। जब वस्तु ही नहीं है और वस्तु की मात्रा कम है तो मुद्रा का वैल्यू गिर जाएगा, और एक ऐसी स्थिति जिसमें अधिकांश वस्तुओं का कीमत लगातार बढ़ने लगे, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें अधिकांश वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ने लगती है तो ये महंगाई यानी मुद्रास्फीति की स्थिति को दिखलाता है। तब यहाँ पर आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई इस समय एक प्रकार की मौद्रिक नीति, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में कुछ परिवर्तन करता है। तो 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % की वृद्धि करने से स्वाभाविक है 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने से मुद्रा जो होगा शॉक कर लिया जाएगा, आरबीआई के द्वारा उठा लिया जाएगा बाजार से, और इस प्रकार तरलता को कंट्रोल किया जाएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, इससे भारत के जीडीपी के विकास दर में बहुत अधिक उछाल आ जाएगा। ऐसा होगा? सोचिए, अधिक उछाल, अत्यधिक उछाल, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा हमारे देश में अधिक पूंजी निवेश किया जा सकता है। जो विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई है वो अधिक से अधिक आने लगेगा। क्या कि ऋण की मात्रा महंगी हो गई है। जब ऋण ही महंगा हो गया है तो विदेशी निवेशक क्या भारत में आएंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है विदेशी निवेशक खुश हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि ये भी शायद निश्चित रूप से बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि निवेशक कहाँ आएंगे जब आपको बैंकिंग सुविधा मिले, और बैंकिंग सुविधा का मतलब होता है उसको आसानी से सस्ता से लोन मिले तब ना।
तो यहाँ तो सस्ता लोन नहीं मिल रहा है, महंगा लोन हो गया है, तो विदेशी निवेशक कंपनियां भाग जाएगी। और तीसरा है अनुसूचित वाणिज्य बैंक। जितने भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं उनके द्वारा लेंडिंग रेट में वृद्धि करे होता है। जैसे मैं यही बता रहा हूँ, लेंडिंग रेट उधार देने की बात महंगी हो जाएगी, लोग बैंकों से दूर भागेंगे, उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, उनका डिमांड घट जाएगा और ऑटोमेटिक एक तरह से फिर से संतुलन आ जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट होगा तो सारी प्रक्रिया विपरीत हो जाएगी। ओके, मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर कभी फिर से चर्चा करूंगा, लेकिन तत्कालीन मैंने रेपो रेट में चर्चा कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। That's a very good question and very conceptual knowledge required for this. Listen it very carefully. अर्थशास्त्र में एक कंसेप्ट है मौद्रिक आधार, मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस में क्या क्या आता है? देखिए, क्या लोगों के पास जो पैसा है संचित, लोगों के पास जितना कुल मुद्रा है वो हमारा, तुम्हारा, आपके पास, सब लोगों के पास जितना मुद्रा नाच रहा है, पॉकेट में है, किसी के पास हाथ में है, किसी के घर में है। दूसरा, वाणिज्य बैंकों के जो वॉल्ट में रखी गई है जितने भी कैश होते हैं, जो जहां हम लोग जमा करते हैं वहां पर वो पैसा। तीसरा है केंद्र बैंक के द्वारा जो रेगुलेटेड सभी वित्तीय संस्थानों को पूंजी का कुल योग, केंद्र बैंकों के द्वारा जो रेगुलेटेड जो ढेर सारी जो एजेंसियां होती है उनको रेगुलेट करने में उसके पास जो भी तो पैसा होता है वो भी आएगा केस में। तीसरा है और चौथा है केंद्र बैंक के पास वाणिज्य बैंकों का रिजर्व, केंद्र बैंकों के पास वाणिज्य बैंक का रिजर्व। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से आपको मॉनेटरी बेस का और मुद्रास्फीति दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, मॉनेटरी बेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम, मॉनेटरी बेस इज डिफरेंट फ्रॉम मनी सप्लाई। मनी सप्लाई दूसरा चीज होता है, मॉनेटरी बेस अलग होता है। इसी कंसेप्ट पे 2019 में एक सवाल पूछा गया था जिसमें कंफ्यूज हुए थे बच्चे, और आई एम ऑल्सो द सेम कैंडिडेट। अर्थशास्त्र में किसी भी देश में मौद्रिक आधार, आधार मुद्रा, उसको आधार मुद्रा कहिए, बेस मनी कहिए, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहिए, या फिर आप आरक्षित मुद्रा कहिए, सब एक ही बात है। आरक्षित मुद्रा बोलिए, उच्च शक्तिशाली मुद्रा बोलिए, या फिर आधार मुद्रा बोलिए, एवरीथिंग इज इक्वल। बैंक नोटों और सिक्कों की जो कुल राशि होती है, जितने भी बैंक नोट है और सिक्कों की जो कुल राशि है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी संभावना एक तो लोगों के बीच हो सकता है कुल मुद्रा, दूसरा वाणिज्य बैंकों के वॉल्ट में हो सकता है रखी गई मुद्रा, और तीसरा केंद्र बैंक के पास वाणिज्य बैंकों का जो रिजर्व होता है। जितने भी आरबीआई के पास आप जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेने जाते हैं तो आप निश्चित रूप से जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो बैंक अपने लालच के अभाव में, मतलब लालच नहीं कहेंगे, एक गलत शब्द है, लेकिन अपने इंटरेस्ट रेट, अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट पाने के चक्कर में अपना पैसा जमा करती है। तो वो भी तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा जमा किया गया आरबीआई के पास एक पैसा है, वो भी तो मुद्रा है, तो वो होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान सुनिए, मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति एक दूसरे से अलग है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति जो है जिसमें वाणिज्य बैंकों के सहित गैर बैंक भी कुछ प्रकार की जमाएं अपने साथ साथ लोगों के बीच जो संचित मुद्रा वो भी शामिल होता है। तो मॉनेटरी बेस इज लेसर देन दैट ऑफ द मनी सप्लाई में कुछ और आता है, गैर बैंकिंग भी आते हैं, उसके पास भी जमा होता है। जब गैर बैंकों के पास जमा मुद्राओं को जोड़ लिया जाए तब आपके मनी सप्लाई कल आएगा। Okay, money supply, monetary base, everything is clear. What is the part of it? You will be get it after listening this video. Okay, let's third question. This is good question, but this is written to question. कि आपको याद रखना होगा कि आरबीआई के जो मुख्य जोखिम प्रावधान संबंधित खाते हैं, रिस्क प्रोविजन अकाउंट में कौन कौन आते हैं। पहला वन आकस्मिक निधि, दूसरा मुद्रा और स्वर्ण पुनर्लेखन जिसको CGRA, और तीसरा है विदेशी पुनर्मूल्यांकन खाता, विदेशी प्रतिभूति जो विदेशी फॉरेन सिक्योरिटीज होते हैं वो, और तीसरा जो होता है रुपया प्रतिभूति, एक होता है विदेशी निवेश, दूसरा एक रुपया प्रतिभूति। तो बताइए इसमें केंद्र बैंक के मुख्य जोखिम प्रावधान संबंधित खाते रिस्क प्रोविजन अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो जितने मैंने बताया, चाहे वो आकस्मिक निधि हो, चाहे वो मुद्रा और स्वर्ण का जो पुनर्लेखन होता है, मतलब मुद्रा का वैल्यू चूंकि उतार चढ़ाव होता है, सोना का दाम ऊपर नीचे होता है, तो उसमें जो पुनर्मूल्यांकन होता है उससे जो पैसा कमाती है आरबीआई, वो भी तो उसके एक तरह से रिजर्व है, वो भी तो उसका जोखिम प्रावधान में आता है। आकस्मिक निधि तो है ही, और आपको विदेशी निवेश, आप जब विदेश में निवेश करते हैं तो उसका पुनर्मूल्यांकन खाता। दूसरा बात है, यहाँ पर भारत के विदेश के लोग यहाँ पर पैसा जमा करते हैं, उसमें निवेश किया गया, रुपया में फ्लक्चुएशन होता है, उसमें जो बदलाव होता है उससे जो मिलता है फायदा, एक तरह से सट्टा कर सकते हैं, उसके बीच से जो फायदा होता है भारत सरकार नहीं बल्कि आरबीआई को। ओके, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। बट अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि 2020 में आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ध्यान करके सुनिए,
बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि अगर समायोजनकारी मौद्रिक नीति, जिसको इंग्लिश में होता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को किस संदर्भ में आप समझते हैं? देखिए, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो डियर मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस समय क्या होता है, केंद्र बैंक अर्थात आरबीआई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है, और अर्थव्यवस्था में बढ़ावा तब होगा जब मुद्रा की आपूर्ति होगी, लोगों के पास पैसा होगा, जब लोगों के पास पैसा हो तो डिमांड होगा, और जब डिमांड होगा तो निवेशक उत्साहित होंगे, और अधिक से अधिक जब डिमांड को पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन होगा, उत्पादन का रोजगार मिलेगा तो फिर उनके हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर से वो डिमांड करेगा, और ये सर्किट चल पड़ेगा, अर्थव्यवस्था उन्नत होगा जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो डियर मॉनेटरी पॉलिसी, इसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इसको लूज क्रेडिट और इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। तब होती है जब एक केंद्र बैंक मंद विकास अवधि, जैसे जीडीपी के द्वारा मंद विकास चल रहा है, जीडीपी का विकास रेट घट रहा है, तो उस दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार किया जाता है। ये उपाय उधार और निम्न ब्याज दर उपलब्ध कराने, जैसे कि एसएलआर घटा दिया जाएगा, सीआरआर घटा दिया जाएगा, रेपो रेट घटा दिया जाएगा, जो बैंक रेट है वो भी घटा दिया जाएगा। बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी है, अकोमोडेटिव बहुत से सस्ता कर दिया जाएगा, आसानी से लोन बांटो, या ये बहुत से वेज एंड मीन्स होंगे, और बहुत से और भी कंसेप्ट है जिसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। आसानी से बैंक मुद्रा लोन बांटे ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो। ओके, और फाइनली 5वां सवाल, अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका। ये तो आपको पता ही होगा कि अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका बहुत विस्तार है, बहुत ही जटिल नहीं है, बहुत ही मतलब ब्रॉड है, फिर भी उसमें कुछ बातें जो आपको सीखनी चाहिए कि आरबीआई उधारकर्ताओं को उधार देता है जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऋण का लाभ नहीं उठा सकते। क्या आरबीआई आपको उधार देता है? क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप उधार देता है? जी ये नहीं, ये बिल्कुल ही बकवास बात है। आरबीआई कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं देती है। आरबीआई इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट के मामलों में बैंकों की मदद कर सकता है, करेगा ही, दैट्स नॉट राइट, कर सकता है। देखो आपको क्यों नहीं कर सकता है? अगर कोई बैंक है, क्योंकि आपको पता होगा आरबीआई द बैंकर ऑफ बैंक, सभी बैंकों को रेगुलेटर है, उसकी नियामक एजेंसी के रूप में काम करता है, बैंकों को निर्धारित करता है, उसके मानदंड बताता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, उनको ये बताता है कि आप किस रेट पर लोन दीजिएगा, एक रसनी होती है, हम बीच बीच में मीटिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई, अगर कोई बैंक दिवालिया होने वाला है, अगर मानते किसी बैंक ने, आपको पता होगा कि सीआरआर 4% अगर मान लिया जाए और एसएलआर 22% मान ली जाए या 18% मान लिया, तो 18, 4, 22% पैसा जो होता है एक तरह से जमा होता है और शेष राशि को लोन के रूप में घुमाया जाता है। ये ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर सपोज आपके पास 22% बिल्कुल ना रहे और वो पैसा खत्म हो गया हो, तो एक बैंक दिवालिया होने की स्थिति में है, क्योंकि सारे ग्राहक बैंकों के पास पहुंच गए हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। ऐसी स्थिति में बैंक दिवालिया ना हो जाए तो आरबीआई डिफॉल्ट होने वाले बैंकों को इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट के मामले में मदद कर सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि अंतिम उपाय तो यही है कि आरबीआई व्यक्तिगत उधारकर्ता तो नहीं है। हाँ, आरबीआई वाणिज्यिक उधार प्रदान नहीं करता, ध्यान रहे, कमर्शियल ऋण नहीं देता है, लोन कमर्शियल नहीं उठा सकते आरबीआई से। देश के सभी वाणिज्य बैंकों के पास कुल जमा राशि उनके कुल भंडार से अधिक है। इसलिए यदि देश के सभी वाणिज्य बैंकों के सभी खाताधारक एक ही समय, सभी वाणिज्य बैंक के सभी खाताधारक, मैं आप सब कोई मिलके एक साथ एक ही समय अपनी जमा राशि वापस निकालने चाहे जाए, तो बैंकों के पास हर खाताधारक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध साधन कहां से होंगे, और बैंक डिफॉल्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ आरबीआई। व्हाट रोल? जैसे जो हमने बताया, ऐसी संकट अगर आ गई कि सभी के सभी जितने भी जमा करता है, सभी डिपोजिटर अपने पैसे लेने चले गए, तो बैंक तो बेटा हालत खराब हो जाएगा, उसकी दिवालिया घोषित होने की संभावना हो जाएगी। तो ऐसे में वाणिज्य बैंक को एक गारंटर के रूप में काम करता है आरबीआई। यहाँ पर आरबीआई आता है गारंटर, मैं हूँ आपका बैंक का बैंक आरबीआई, और गारंटर के रूप में आता है, उसकी मदद करता है, उसकी समस्या से उसको निकालता है। और गारंटी की यह प्रणाली व्यक्तिगत खाताधारकों को आश्वस्त करती है कि उनके बैंक संकट की स्थिति में उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आपको पता होगा एक कंसेप्ट जिसके बारे में आपको बताना है कि वर्तमान में कितना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपया जमा किया है तो कितना पैसा आपको वापस मिल सकता है अगर बैंक डिफॉल्ट कर दे। तो देखिए, मैंने आपको 5 टॉपिक से रूबरू कराया, मतलब परिचय कराया। उसमें से सबसे पहले मैंने आपको रेपो रेट के बारे में डिटेल्स बताया, मुद्रास्फीति के बारे में, बैंक के विभिन्न रेटों के बारे में बताया, आरबीआई की नीति के बारे में बताया, यहाँ तक कि भारत सरकार की नीति के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने मॉनेटरी बेस और मॉनेटरी सप्लाई के बारे में बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है, मॉनेटरी बेस में क्या क्या आता है,
तीसरा, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आरबीआई के जो जोखिम प्रावधान खाते हैं, रिस्क प्रोविजन अकाउंट में कौन कौन से खाते आते हैं, कौन कौन सी निधि आती है, ये बताया। और फाइनली आपको बताया कि समायोजनकारी मौद्रिक नीति, जिसको अकोमोडेटिव या डियर या चीप या इजी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, वो क्या होता है, उसके होने से क्या होता है और ये कब होता है, और तरलता क्या होता है, आरबीआई की भूमिका के संदर्भ में मैंने बताया। तो मैंने कम से कम 5 पॉइंट के सहारे कम से कम 25 बातों को जिक्र किया। तो ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप इसको देखें, समझें और अपने लय में खो जाए। निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा तेजी से बताने की कोशिश करता हूँ। एक रिवीजन सीरीज है, आप इस पर बार बार वीडियो को देखें, 2-3 बार देखें। चलिए, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू।